जो सामान्य परिवार से आया हूं, इसलिए मैं इन बातों को जानता हूं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। और मैं बात जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो लोग आज आंदोलन वगैरह चला रहे हैं, वो हमें कुछ देने के लिए आंदोलन नहीं चला रहे। मैं गारंटी दे कहता हूं, मैं कोरे कागज पे साइन करने को तैयार हूं। अगर मेरे किसी भी समाज को, शेड्यूल कास्ट की किसी भी जाति को, पिछड़े वर्ग की किसी भी जाति को अगर हमारे हिस्से से भी काट के कुछ मिलेगा, मैं गारंटी देके कहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपको एफिडेविट लिख के देता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा कि अगर मेरे किसी व्यक्ति को कुछ मिल रहा होगा, सबसे आगे खड़ा होऊंगा। आज मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड नोट कर लो। मेरे दो साथी जो बिल्कुल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम करते हैं, भाई हिमांशु जी और निकेत जी, ये दोनों यहाँ इस बात के गवाह बैठे। हमारे यहाँ मीटिंग्स होती है, चर्चा होती है कि अगर कहीं किसी दिन देने की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि जब मैंने इतिहास पढ़ा है तो मुझे महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई, कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, और जब आदमी बेवकूफ नहीं होता वो चीजों को और गहराई से समझता है। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जिस दिन आपको लगे, अगर आपसे कोई आगे बहुत हवाई बातें करे कि हम आपको चांद पे बिठा देंगे, आपको ये दे देंगे, एक बार आप मुझसे विचार कर लेना, मुझसे चर्चा कर लेना। अगर वो आपके लिए बेहतर होगा, मैं गारंटी देके कहता हूं कि मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा जहां आपको कुछ देने की बारी आएगी। आप मेरी बात को याद, लेकिन आप महसूस करके देखो, जिनको हम जाति के आधार पर नेता मान के वोट देते हैं, ताकत देते हैं, लेकिन जब हम पे जुल्म जाति अत्याचार होता है या हमारी तरक्की की बात होती है तो वो गायब क्यों हो जाते हैं? तब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? तब वो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े होते? तब वो हमारी आवाज क्यों नहीं बनते? तब वो सामने विरोधी के खड़े क्यों नहीं कहते कि इनकी तरफ आंख मत उठाना, मैं बैठा हूं? आजादी के 75 साल बाद भी एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, देश में लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है। मैं आपको एफिडेविट देके कह रहा हूं, आप उनकी जातियां भी चेक कराओ, वो 99.99% SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की बेटियां है, बहनें हैं। आप चेक करके देखो इस देश की व्यवस्था। बहुत कुछ हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आरक्षण में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग जो आरक्षण को गाली देते हैं, हमारी एकता को तोड़ने के लिए कहते हैं हम आरक्षण में सुधार करना चाहते हैं। कैसा सुधार? कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, समाज को जोड़ने का काम किया, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पूरी वो है, उनसे विद्वान व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो चीजें तैयार की है वो इनके मनोभाव को समझ के तैयार की है कि कुछ देने वाले नहीं। मैं इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। मैं जब ये सोच रहा था कि राजनीतिक दल क्यों बना जाए, तो मैं बाबा साहब को स्टडी कर रहा था। तो मैंने देखा कि बाबा साहब तो विद्वान व्यक्ति थे, महापुरुष थे हमारे लिए, हम उनको भगवान का दर्जा लगभग देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 पार्टियां बनाई और कई सामाजिक संगठन बनाए, कई पत्रिका निकाली, कई अखबार निकाले। तो मैंने सोचा बाबा साहब अम्बेडकर बार बार क्यों बना रहे थे भाई पार्टियां? जब उस समय कांग्रेस पार्टी थी, अकाली दल था, मुस्लिम लीग था, लेफ्ट की पार्टियां थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दल क्यों बनाया? तो जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो मुझे समझ आया, बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सदियों तक, हमारी बहनों के तनों पे कपड़े नहीं थे, तन के ऊपर हम पे खाने को अच्छा भोजन नहीं था, हमारे लिए सरकारी विद्यालय नहीं खुले हुए थे, हम पे अच्छे रहने के लिए मकान नहीं थे, हम पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह है। जिन्होंने नहीं पढ़ी, अब मैं भोंदुओं से तो डिबेट करने से रहा। कोई आए सांसद किसी पार्टी का, आए राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर डिबेट करूं तो मैं डिबेट में जवाब दूं। कोई आरक्षण पे कर ले डिबेट, कोई किसी भी चीज पे डिबेट कर ले, कोई आए तो बराबरी का तो हो मुकाबला। अब बताओ, जो जिसका मुकाबला हमारा जिलाध्यक्ष का, उनसे थोड़े डिबेट करूंगा मैं, भाई उनसे तो नहीं करूंगा। ये तो निकेत कर लेगा, हिमांशु, ये दोनों हमारे नेता, ये चकसार कर लेंगे, तो यही लोग कर लेंगे अगर किसी डिबेट करनी हो। तो आप महसूस करके देखो कि इतनी बुरी स्थिति के बाद भी हमारे लिए किसने कुछ नहीं सोचा।
हमारे ही महान पुरुषों को खड़े होना पड़ा, लड़ना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, आरोप सहने पड़े, आलोचना सहनी पड़ी और कई बार तिरस्कार, बहिष्कार तक का सामना करना पड़ा, तब जाके हमें इस देश में जो मिला है, तब जाके हमें मिला है। इसलिए मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई ये लोग ना आपको जीते जी कुछ देंगे, ना मरने के बाद कुछ देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैंने आपको वोट का अधिकार दे दिया है, अब आप अपना दल बनाओ, दल बनाओ और दल बना के बल पैदा करो और बल बना के अपनी समस्या का हल करो। इसलिए उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, मजदूरों के हालातों को सुधार करने के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। फिर जब आगे बढ़े तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और जब वो लखनऊ में 48-49 में आए तो पिछड़े समवर्ग के हमारे भाइयों ने, जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी है पूरी आजादी से पहले, 50 से पहले, जिनको हम देखते हैं पढ़ते हैं, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आपने सेपरेट कर दिया शेड्यूल कास्ट बना के, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप इसका विस्तार करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को सही माना और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मसौदा तैयार करने के लिए दे दिया कि अब आरपीआई के जरिए हम लोग इस देश के हर कमजोर व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे। इतना कुछ देने वाले, इतनी कुछ जो है देश के लिए बलिदान देने वाले, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। और मैं तो बताता हूं, हमारी बहन बड़ा अच्छा बोल रही थी, मैंने तो आज उनको सुना, मैटरनिटी लीव से लेके 8 घंटे का मजदूरों को जो काम 12 घंटे से घटा किया, ये सब बाबा साहब की देन। तो महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार मिला, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो मैं ये सोच रहा था कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर तो हमसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उनको इस बात का पता था कि ये दल ताकत तो हमसे लेंगे, काम किस अपने लोगों करेंगे। इसलिए उन्होंने हमें प्रेरित किया कि दल बना के बल पैदा करो, बल बना के अपनी समस्या का हल करो। उन्हीं के फॉर्मूले को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने कोई नया काम नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि आज जो सत्ता से बाहर है और गली गली कहते फिर रहे हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब वो लंबे समय सत्ता में रहे, इनमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया, वरना हमारा पिछला आंकड़ा पूरा फिल होता, हमारा बैकलॉग खाली नहीं होता है। और जो आज सत्ता में है, जो धर्म के नाम पे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं के लोग खड़े होकर हमें मिले संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की बात करते हैं। अगर हमें SC/ST एक्ट के रूप में प्रोटेक्शन मिला है, जो हमारी हत्या होने पे 8,25,000 रुपए का हमें मुआवजा देके कोर्ट में ताकत देता कि जाओ, जिसे हत्या की है तो उसके खिलाफ खड़े होकर मजबूत रह के सजा कराओ कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो सके, तुम्हारे साथ जुल्म ना कर सके। तो ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको भी कहते हैं खत्म करो, खत्म करो। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जब से मैं लोकसभा में गया हूं, मैं SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी, वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं, जितने डिपार्टमेंट है जिनसे आप मुखातिब हो सकते हैं, बात करते हैं, आप पता करके देखना कि जब मैं उस कमेटी की मीटिंग में जाता हूं तो अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है तो सामने वाले से लड़ जाता हूं कि मेरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं सहूंगा। याद रखना मेरी बात, आप पता करा के देख लेना। आपका कोई साथी बैंक में हो, किसी स्टेट की मशीनरी में हो, उस तरह से सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप पता करके देख लेना। डीजीपी हो कि जब वो आदमी खड़ा होता है तो अपने लोगों की आवाज को किस तरह से उठाता है। तो मैं तो सबकी आंखों में चुभने लगा हूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई पट्टा करवा के नहीं आया कि भाई मुझे कोई डर हो। मैं जब तक जीऊंगा अपने लोगों के अधिकारों पर हमला नहीं होने दूंगा, ये बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं लोकसभा में इसलिए गया हूं, मैं लोकसभा के वहां तनख्वाह के लिए या जो किसी के आगे पीछे घूमने के लिए थोड़ा ही गया हूं, अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए गया हूं। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी मैंने प्रस्ताव दिया 1 साल पहले, ये जो SC/ST को कंपनसेशन मिलता है, मेरी बात को सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका जो इसमें मुआवजा मिलता है कम है, ये बढ़ा के 30 लाख रुपए होना चाहिए। अगर हमारे व्यक्ति की हत्या हो या उसके साथ कोई जघन्य अपराध हो तो कम से कम 30 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलना चाहिए। समझे मेरी बात को?
मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूं, वो टेक्निकल काम जिसकी आवश्यकता है, लिखा पढ़ी काम, उसको भी करता हूं। तो मुझसे सब लोगों ने कहा साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि जिस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाएगा तो वो कम से कम उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, किसी के हाथ नहीं फैलाएंगे, वो कम से कम मुख्य धारा में तो नहीं लेकिन कम से कम थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, उसको संबल मिलेगा। तो बोले ठीक है जी, इस पे कोशिश करते हैं। मैंने कहा प्रस्ताव भेजो, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दो, आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, वही अकेला आदमी था जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि SC ST OBC के लोगों को प्रमोशन में नहीं, SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। जब मैं लेके आया तो इस पे बड़े लेख वेख लिखे गए कि चंद्रशेखर तो आगे आरक्षण की मांग कर रहे हैं। क्यों ना करें आरक्षण की मांग, क्यों ना करें? अगर इस देश की सरकारों ने 75 साल बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना चला के, मुख्यमंत्री आवास योजना चला के हमारे लोगों को घर देने का काम कर रही है, तो 75 साल इस देश में एक बहुत बड़े समाज ने बिना घर के छत रात गुजारी, ये दिया सरकारों ने हमें। और ये देश में 81 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं। आप आंकड़े मंगा लो, अगर 80% लोग आपके बहुजन समाज के नहीं निकले तो तब आप मुझे कह देना 90% लोग निकलेंगे। जिस देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो, उन सरकारों से उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे हमें कुछ देंगे। मैंने कहा इससे दो चीजें होंगी। बोले क्या? मैंने कहा एक तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, सरकार अधिकारियों कहेंगे कि हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको रोको, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें और कुछ करना चाहते तो बोले कोई सुझाव। मैंने कहा जो व्यक्ति अब हम पे हिंसा करे उसी की संपत्ति कुर्क करो, उसी से लो पैसा, सरकारी पैसा मत लो। जो हमारे लोगों की हत्या करे, हम लोगों पे हिंसा करे, हमारी बहन बेटी का अपमान करे, उसी से उसकी जमीन वो करो नीलाम, उसका घर नीलाम करो, उसी से लो पैसा। तो जब जेब से देना पड़ेगा ना, तो फिर हत्या करने से पहले 1000 आदमी 1000 बार सोचेगा। अभी तो ठाक हत्या कर देता कि पुलिस सरकार देगी पैसा, हमें क्या मतलब, वो तो अपना पैसा कोर्ट में लगाता है। समझे ना समझे? मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में 100 लोगों की कुर्की हुई और 100 लोगों को पैसा भरना पड़ा, आप मेरी बात कर रखना, वो अपनी पीढ़ियों को कह के जाएंगे किसी पर अत्याचार मत करना। आप समझो मेरी बात को। तो मैं तो कानूनी रूप से भी इसको सशक्त करने के लिए काम करता हूं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला। ये बात आप याद रखना, आप पढ़े लिखे लोग, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल, ये हमारी जो महिला नेता बैठी है, हमारी बहन, सुनो आप भी, ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में किसी OBC समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा, किसी सामान्य जाति के व्यक्ति ने नहीं फाड़ा। इसको फाड़ने वाला भी हमारा अनुसूचित जाति का ही भाई था। और सांसद पता कहां से था? जानना चाहते हो कहां से सांसद थे? जहां की महान जनता ने मुझे, नगीना की जनता ने चुन के भेजा, वहीं से 2009 में सांसद बने थे। लेकिन बने थे ऐसी पार्टी से कि उस पार्टी के लोगों ने कहा लोकसभा में कि बिल तुम फाड़ दो, अगर तुम हमारे पक्के गुलाम हो। तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने समुदाय के हितों को नहीं चाहा, अपनी पार्टी के आदेशों को मानने का काम किया। और आज भी यही हो रहा है। जो नेता हम जाति के आधार पर अपना मानते हैं, वो नेता अपनी पार्टियों का इतना गुलाम है कि वो हमारे ना जीते जी हमारी लड़ाई लड़ता, ना मरने के बाद हमारी लड़ाई लड़ता। हाँ, हमारे जीते जी संख्या के नाम पे हमारी संख्या इतनी है, इस नाम पे उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है, फिर उसके बच्चों कुछ मिल जाता है। अभी ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब एक विधानसभा है रिजर्व, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी को लड़ा दो, जीत जाएंगे उसको 10 बजे जीत जाएंगे। मैंने कहा अच्छा साहब। मैंने कहा 11 बजे तो नहीं जीतेंगे? नहीं साहब 10 बजे जीत जाएंगे। तो मैंने कहा भाई, मैं मिशन का काम कर रहा हूं, परिवार के पालन पोषण का काम नहीं कर रहा हूं। मैं उस सीट को हारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने के परिवार के किसी व्यक्तिगत परिवार के अपने किसी मेंबर को वहां लड़ा के जीतना पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि भले ही मैं वहां से हार जाऊं, लेकिन मैं जिसका हिस्सा बैठता है, जिसका हक बैठता है, उसको देने का काम करूंगा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं ही और मेरे परिवार के लोग उस सीट पे लड़ेंगे। बहुत कुछ है जो जानना, पहचानना, समझना। मैं बस आपसे कह रहा हूं,
अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने लगे हैं, और जो मन में आ रहा है उसको लिखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसको देखने लगे हैं, और जो दिख रहा है उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, तो अब महापुरुषों से गद्दारी मत करो, अब तो एकजुट हो जाओ। और मैं केपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि पहले अपने यहां रोटी बेटी का रिश्ता करो, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाओ। पहले जमात बनो, भाईचारा बनाओ अपने लोगों में। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, किसी शंकराचार्य ने थोड़ा ही लिखी है। वो तो कहते हैं इससे पता नहीं क्या क्या डायलॉग है कि इससे वर्ण वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहते, मैं ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देता। वर्ण संकर हो जाएगा अगर आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे, ये एकदम कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा। भाई ये तो धर्म में वो नहीं है। उनके हिसाब से तो ये समझिए कि आप जो माँ बाप तय कर दें या जो समाज तय कर दे वही सही है, और वो सारी बातों का के लिए जिम्मेदार ईश्वर को ठहराते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती है, ईश्वर ने तय किया है कि इनमें ये पोथियों में सब लिखा हुआ है कौन कब पैदा होगा, कहां पैदा होगा, वो पूर्व जन्म है, भाग्य है, और कब मरेगा, किससे शादी होगी, सब आपके उसमें लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, यही बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा अगर आपने अंतरजातीय विवाह कर लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि अगर आपको जातियों को तोड़ना है, जाति विहीन समाज बनाना है, तो आपको अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि क्या हम अपने महापुरुषों की विचारधारा पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अगर हम अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे तो हम तो वर्ण संकर होने का डर लेके बैठे हैं जी। तो ये तो हमारे महापुरुषों की बात नहीं थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि महापुरुषों को पूजने से काम नहीं चलेगा, उनका जयकारा लगाने से काम नहीं चलेगा। महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, उनके विचारों को आत्मसात करके उन पर चलना पड़ेगा, और अपने परिवार को, अपने साथियों रिश्तेदारों को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते थे, मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। संत गाडगे जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, मान्यवर काशीराम साहब, सबने यही कहा। आप भी नायक पूजा करने लगे हो, आते हो मेरे पैर छूते हो और मुझसे कहते हो कंधे पे हाथ रख दो। मेरी हाथ में कोई जादू है ही नहीं, और मैं पैर में कुछ रख के लाता ही नहीं जो आप उठा के ले जा लोगे, जिसको छू के आप बड़े नेता बन जाओगे या बहुत ज्ञानी बन जाओगे। किताबें नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, समझे। तो ये पैर छूना, दंडवत होना, सर पे हाथ रखवाना, और इसको हमारे यहां महापुरुषों की लिखी किताबों में चाटुकारिता कहते हैं। चाटुकारिता कुछ लोग तो मन से प्रेम की वजह से करते हैं वीरू, लेकिन ये इसको चाटुकारिता कहते हैं, नेता को खुश करना। मैं वो नेता हूं जो इन चीजों से खुश हो जाऊं, है जी। और ना ही मैं अपने महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ हूं। मैं तो जानता हूं कि मिशन में नायक पूजा मिशन को बर्बादी की तरफ ले जाती है, इसलिए नायक पूजा मत करो। जो मैं कहता हूं उस पर खड़े हुआ करो, उस